आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रंजीत यादव आपका स्वागत करता हूं इस ब्यूटीफुल सा चैनल DY क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं क्लास 10th और 12th वालों के लिए क्रैश कोर्स के माध्यम से उनकी तैयारी करा रहा हूं। तो दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 लेके आ गया हूं, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आप समझ पाएँ कि इस वीडियो के माध्यम से अब मैं आपकी तैयारी किस प्रकार करवा रहा हूं और ये वीडियो आपके लिए किस प्रकार सहायक है। तो दोस्तों, मैं बात नहीं करूंगा ज़्यादा, मैं आपको लेके आ गया हूँ इस क्वेश्चन को। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, कि बनेगा कि अम्ल किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया है वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। दोस्तों, आपको अभी कोई टेंशन नहीं लेना है, जो बोर्ड पे दिख रहा है आप उसको परिभाषा रट कर उसके एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। दिया है यहाँ HCl, CS3COOH, H2SO4 आदि। इसके गुण के बारे में मैंने दोस्तों बताया आप लोगों को। यहाँ पे लिखा है अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ दिया गया है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और जैसा कि हम लोग परिभाषा में पढ़े हैं जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, आप इनके गुण में ये भी लिख सकते हैं ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको ले चलता हूँ क्षारक पर। कई दोस्त ये कन्फ्यूज रहते हैं, सर क्षारक और क्षार क्या है। अभी दोस्तों मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, पहले आप क्षारक को समझिए। तो यहाँ दिया है वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है दोस्तों NaOH, और यहाँ दिया है CaOH का होल ट्वाइस और KOH आदि। तो दोस्तों आप इसको एग्जांपल को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दिया है दोस्तों इसके गुण के बारे में मैंने विशेष में करवा के लिख दिया है, आप समझ जाइएगा। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, और यहाँ दिया है ये स्वाद में कड़वे होते हैं, और तीसरा दिया है ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो देखा दोस्तों किस प्रकार ये आसान शब्दों में हमने परिभाषा लिखा। तो चलिए अब इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं इसको चलता हूँ आगे लेकर। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं आपको लेके आ गया हूँ अगला टॉपिक। तो यहाँ दिया है क्षार। दोस्तों मैंने बताया था क्षारक और क्षार में क्या अंतर है, आपको अभी मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पहले क्षार को देख लेते हैं। कह रहा है जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इसका मतलब जो क्षारक जल में घुल जाएगा वैसे क्षारक को हम लोग बोलेंगे क्षार दोस्तों। तो अब यहाँ देखते हैं क्षार तथा क्षारक में क्या अंतर है। कह रहा है सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। दोस्तों इसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा कि इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। अभी हम लोगों ने देखा सभी क्षारक तो जल में घुलेंगे नहीं, लेकिन जो क्षारक जल में घुल जाएगा और वही हमारा क्या कहलाएगा, क्षार। ध्यान से समझिए दोस्तों, जो क्षारक जल में घुलेगा वही क्षार होगा। तो ये जो क्षार निकल के आया है, ये पहले क्या था, क्षारक था, जल में घुलने के कारण क्षार बन गया। इसका मतलब दोस्तों हम जान सकते हैं कि जितने भी क्षार आएंगे वो क्षारक हो सकते हैं, लेकिन यानी परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ऐसा सभी क्षारक जल में घुले ऐसा संभव नहीं है, लेकिन जो घुलेगा वही क्षार होगा। आई रिपीट दोस्तों, आप समझ लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या, कि सभी क्षार जरूरी नहीं है जल में घुले, लेकिन जो सभी क्षारक जरूरी नहीं है जल में घुले, लेकिन जो क्षारक जल में घुल जाएगा वही क्षार है। इसका मतलब जो क्षार आया है वो क्षारक हो सकता है, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कंफ्यूज में मत रहिएगा दोस्तों। मैं बार बार फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों, सभी क्षारक जरूरी नहीं है कि जल में घुले, फिर भी जो घुल गए वो क्षार हैं। इसका मतलब क्षार तभी बना जो क्षारक जल में घुला। यहाँ मैंने बोला सभी क्षार जो निकल कर आए हैं वो क्षारक हो सकते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। अब मैं चलता हूँ आपको अगले टॉपिक पे। कहा जाता है, ये 2 नंबर में दोस्तों पूछ लिया जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका बहुत ही सुंदर और शॉर्ट में डेफिनेशन है दोस्तों। कह रहा है किसी अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया द्वारा लवण तथा जल बनता है, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों
किसी अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया द्वारा लवण तथा जल बनता है, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको ले चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीएच स्केल क्या है। दोस्तों अब यहाँ हम पीएच स्केल के बारे में जानेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पीएच स्केल के बारे में भी क्वेश्चन उठा देता है। तो दोस्तों यहाँ दिया गया है वह यंत्र जो अम्लों तथा क्षारकों के जलीय विलयन में H+ आयनों की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होती है, पीएच स्केल कहलाती है। देखिए दोस्तों कितना आसान परिभाषा है कि वह यंत्र जो अम्लों तथा क्षारकों के जलीय विलयन में H+ आयनों की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होती है, पीएच स्केल कहलाती है। दोस्तों और आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में एक बहुत ही सुंदर ये डायग्राम दिया होगा, आपने चित्र इसका देखा होगा कि ऐसे ही करके दिया होगा। यहाँ दिया होगा H+ आयनों की H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि। तो दोस्तों यदि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं यहाँ पे कि 0 से लेकर 7 तक के बीच अम्लीय प्रकृति होती है, और 7 के नीचे तक दोस्तों, और 7 पे जो होता है वो हमारा होता है उदासीन प्रकृति होती है, और 7 से ऊपर के जितने भी पीएच मान आएंगे उनको हम क्षारीय प्रकृति बोलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम अब आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है पीएच मान क्या है। तो दोस्तों मैं यहाँ पीएच मान बता रहा हूँ, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक मान पीएच मान कहलाता है। दोस्तों आई रिपीट दिस डेफिनेशन, आप सुन लीजिए ध्यान से। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक मान पीएच मान कहलाता है, और आपको ऐसे सूत्र देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आप ये एग्ज़ाम में करके आते हो तो आपके 2 या 4 नंबर पक्के हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आपको ले चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ दिया है सूचक क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों अब यहाँ मैं सूचक हेडिंग डाल लिया हूँ, और लिखा क्या है कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। दोस्तों सूचक क्या करते हैं, यहाँ बताया गया है कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। दोस्तों इसी से तो हम पहचानते हैं कि कोई चीज़ अम्ल है या क्षारक है। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार सूचक से हम अम्ल या क्षार की उपस्थिति पता कर पाते हैं। कह रहा है सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। यहाँ मैंने लिखा है सूचक के प्रकार। तो यहाँ मैंने लिखा सूचक निम्न प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कृत्रिम सूचक को ही संश्लेषित सूचक बोला जाता है, और यहाँ मैंने दिया है गंधीय सूचक। यदि दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रख पाते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं ले चलता हूँ आपको अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे VVVIMP क्वेश्चन, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों, और आपको एग्ज़ाम में देखने को भी मिल जाएगा। और आप जो बुक आप फॉलो करते हैं जैसे काकाटेनियर, विद्या क्वेश्चन, अवतार, इन सब में भी आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ दिया है विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, रासायनिक गुण एवं उपयोग लिखिए। दोस्तों ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान दीजिएगा ताकि आप बहुत ही अच्छे से कर पाएँ। तो यहाँ दिया गया है, आप बीचों बीच लिखेंगे दोस्तों विरंजक चूर्ण, क्योंकि आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आपको लिखने की तरीका भी मालूम होना चाहिए। यहाँ बीचों बीच लिखेंगे दोस्तों। हम इसके बारे में लिख रहे हैं तो पहले तो इसका हमें रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, उसके बाद इसका रासायनिक नाम। दोस्तों यहाँ अणुभार गए, लेकिन अणुभार को उतना ज़्यादा नहीं, आप 11th में बहुत अच्छे से अणुभार के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ दिया गया रासायनिक सूत्र CaOCl2 का, और इसके बाद रासायनिक नाम इसका है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दोस्तों आप देखकर ही इसके नाम का अनुमान लगा सकते हैं। यदि आप परमाणु क्रमांक और परमाणु
नाम के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ मैं चलता हूँ बनाने की विधि पर। तो यहाँ दिया है, जब शुष्क बूझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो CaOCl2 प्राप्त होता है। दोस्तों CaOCl2 विरंजक चूर्ण ही है, इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस शुष्क बुझा हुआ चूना है और इस पर क्लोरीन की क्रिया कराई जा रही है, तो हमें विरंजक चूर्ण मिल रहा है और जल का निर्माण हो रहा है। दोस्तों यहाँ हमारा फोकस विरंजक चूर्ण पर है क्योंकि हम विरंजक चूर्ण बना रहे हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको ले चलता हूँ रासायनिक गुण एवं उपयोग पर कि रासायनिक गुण क्या है। तो यहाँ देखते हैं, विरंजक चूर्ण का अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर क्लोरीन गैस निकलता है। तो दोस्तों विरंजक चूर्ण का फार्मूला यही है, और आपको मैंने शुरू में ही अम्ल का एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें मैंने बताया था H2SO4 अम्ल है। तो दोस्तों यहाँ जब हम कराते हैं तो देखो CaSO4 ये अलग यौगिक बना लेता है, उसके बाद H2O दोस्तों यहाँ बन जाता है, उसके बाद जो बचा है क्लोरीन गैस वो निकल जाता है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए इसलिए मैं अब चलता हूँ दूसरे पर। यहाँ कह रहा है, विरंजक चूर्ण को जल में लेकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है तथा इसका जलीय विलयन दुधिया हो जाता है। तो दोस्तों ये किस प्रकार किया है, आपसे ही बोल रहे हैं दोस्तों, ध्यान से इसे देखिए। विरंजक चूर्ण को जल में लेकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है तथा इसका जलीय विलयन दुधिया हो जाता है ना। तो दोस्तों यहाँ दुधिया क्यों हो जाता है, अभी आगे हम इसके रिएक्शन में फोकस करेंगे। तो यहाँ देखिए CaOCl2 प्लस H2O हमने गर्म कर दिया, तो ध्यान से देखिए CaOH का होल ट्वाइस बन गया, बचा है Cl2 यहाँ आ गया। आप देख सकते हैं दोस्तों अभिक्रिया भी संतुलित है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ का ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन भी हो गया और यहाँ क्लोरीन गैस। तो दोस्तों क्लोरीन गैस तो निकल गई, लेकिन यहाँ आपने देखा होगा ये है बूझा हुआ चूना। और दोस्तों बूझा हुआ चूना जो होता है वो किस रंग का होता है, सफ़ेद रंग का, और दूध भी हमारा कैसा होता है, सफ़ेद रंग का, इसीलिए इसका जलीय विलयन दुधिया हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं ले चलता हूँ आपको अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसके उपयोग पर। जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन में लिखा था, तो यहाँ दिया गया है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, किसी भी यौगिक का यदि हमें उपयोग पूछे तो हम एक रामबाण के रूप में यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब कहेंगे सर ये ऐसा रामबाण क्या है, तो दोस्तों ये वाली चीज़ जो लिखी है यहाँ पे, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये उपयोग हम किसी भी यौगिक के उपयोग में लिख सकते हैं। आइए आपका चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, चाहे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो, चाहे आपका विरंजक चूर्ण हो। तो दोस्तों ये उपयोग आपको याद रख लेना है। किसी भी यौगिक में आप जब उसका प्रयोगशाला विधि लिखे या निर्माण लिखे तो उसके उपयोग में आप ये कर सकते हैं। तो दूसरा दिया है ऑक्सीकारक के रूप में। और दोस्तों आपने देखा होगा कि कुआं के पास यदि पानी जो कुआं होता है उनके पानी में दवा में छिड़का जाता है, वो हमारा विरंजक चूर्ण ही है। तो यहाँ लिखा है पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में। उसके बाद दिया है ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको ले चलता हूं अब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा बनाने के लिए में। चलिए दोस्तों तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए। तो दोस्तों घबराइएगा नहीं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका पहले ही मैंने बताया है, जिसको भी लिखना है पहले हम उसका रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम जानेंगे दोस्तों। तो यहाँ लिखा है रासायनिक सूत्र NaHCO3 और यहाँ दिया है हमारा रासायनिक नाम, जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं बनाने की विधि। कह रहा है जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, आप रिएक्शन समझ पाएंगे। जब सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट
तो दोस्तों देख लिए आपने कितना ही आसान चैप्टर था, मतलब कितना ही आसान क्वेश्चन था जिसका हम लोगों ने आसानी से आंसर दिया। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसके रासायनिक गुण और उपयोग पर। तो दोस्तों आप इसका रासायनिक गुण देख पा रहे हैं। तो यहाँ दिया गया है, इसे गर्म करने पर NO2CO3 CO2 तथा जल में टूट जाता है। तो दोस्तों इसे मतलब हम लोग पढ़ किसका गुण रहे हैं, बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर Na2CO3 CO2 तथा जल में टूट जाता है। और मैंने यहाँ इसका रिएक्शन दिया है दोस्तों, 2NaCO3 गर्म किया गया है इसको, तो Na2CO3 बना, CO2 बना, H2O। दोस्तों यहाँ मैंने पहले ही रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसे लिखा गया है वैसे ही आप इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ दिया है, तनु अम्लों के साथ क्रिया कराने पर लवण जल तथा CO2 का निर्माण होता है। अर्थात दोस्तों यदि हम सोडियम बाइकार्बोनेट का क्रिया तनु अम्लों के साथ कराते हैं तो लवण बनेगा, जल बनेगा तथा CO2 बनेगा। तो यहाँ दिया है NaHCO3HCl। तो यहाँ देख सकते हैं Na और यहाँ का Cl बन गया NaCl, यहाँ का H और यहाँ का H बना H2 और एक ऑक्सीजन इसमें से निकाल लिया गया तो हुआ हमारा H2O और यहाँ पे बचा है दोस्तों CO2। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके उपयोग पर। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं मैंने उसका उपयोग लिख लिया है, बेकिंग सोडा के उपयोग। तो यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था, एक रामबाण जो है उपयोग इसका आप सभी में लिख। दोस्तों तो आप देख सकते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखिए। दोस्तों इसके बारे में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में ये समझाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मैंने रासायनिक सूत्र एवं और रासायनिक नाम। तो यहाँ रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 × हाफ H2O। दोस्तों यहाँ कंटेनिंग बोला जाता है, आप शॉर्टकट में इंटू बोल सकते हैं। रासायनिक नाम यहाँ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दोस्तों बनाने की विधि पे आते हैं। तो यहाँ दिया है, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बहुत ही आसान रिएक्शन लिखा है। ये है हमारा जिप्सम दोस्तों, यहाँ है CaSO4 कंटेनिंग 2H2O, यहाँ से 120 डिग्री से 130 डिग्री सेल्सियस ताप है। ये दोस्तों ये जो डेल्टा का सिंबल लगा है ये ताप का सिंबल होता है केमिस्ट्री में। यहाँ दिया है CaSO4 कंटेनिंग हाफ H2O प्लस दोस्तों आप देखिए यहाँ 3A/2 H2O होता है। और आपको आप मैथ के, यदि आप क्लास 10th में मैथ तो पढ़ते ही होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ जल कितना था, टोटल 2, जिसमें से इतना प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में मतलब यूज हो गया। तो यहाँ पे यानी 1/2 निकाल दिए हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 कम 2 दूना 4 माइनस 1/2 बराबर कितना है 3/2, अर्थात 3/2 H2O हमारा बच जाएगा। तो यहाँ मैंने लिख लिया है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको इसके गुण एवं उपयोग पे बताता हूँ और ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका गुण और उपयोग लिख लिया है। तो यहाँ दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर और सफ़ेद रंग का होता है। दूसरा बात है बच्चों कि तेज़ गर्म करने पर निर्जल CaSO4 में बदल जाता है। दोस्तों यदि हम इसे तेज़ गर्म करें तो इसमें से जो जल है वो निकल जाएगा और ये जो बचेगा CaSO4 ये निर्जल का मतलब होता है उसमें जल नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ देखिए CaSO4 कंटेनिंग हाफ H2O, यहाँ पे मैंने तेज़ गर्म कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं एरो पे। दोस्तों यहाँ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि लाइट का फोकस मार रहा है इस पर, तो मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ एरो है और तेज़ गर्म है। तो यहाँ CaSO4 कंटेनिंग मतलब प्लस बाहर निकल गया हाफ H2O। दोस्तों ये रिएक्शन अभी सही है, लेकिन क्या है कि कभी भी आणविकता, इसको आगे आप जाएंगे तो इसका नाम होता है आणविकता। तो आणविकता कभी भिन्नात्मक नहीं होती है, इसलिए जल्दी इसको हम पूरे पूर्णांक में बदलने के लिए सभी में 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ करेंगे तो यहाँ CaSO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये फार्मूला है, इसलिए हम फार्मूले में इस प्रकार से करेंगे इसका CaSO4 कंटेनिंग मतलब हाफ कंटेनिंग H2O। क्यों? क्योंकि यहाँ जब 2 का गुणा होगा तो ये कट जाएगा 2, तो बचेगा H2O, और इसमें 2 का गुणा हो गया और इसमें भी 2 का गुणा हुआ तो ये कट गया। तो आई होप्स दोस्तों आप ये समझ रहे होंगे, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब चलते हैं हम इसके उपयोग पे। तो यहाँ दिया है दोस्तों, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाएगा, सजावट का सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाएगा, मूर्ति तथा खिलौना बनाने में इसका उपयोग किया जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पूरी तरह से देखने पर समझ में आया होगा।
कि ये वीडियो किस प्रकार आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस चैनल को शेयर करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। पढ़ाई करते रहें, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।